Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of February 2019। तो 27 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। एंड बिलो देर आर लिंक्स टू ज्वाइन अवर सोशल मीडिया ग्रुप्स नाउ। तो पहले भी हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया ग्रुप्स में, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे द क्वेश्चंस विच वी आस्क। आप लोगों ने बहुत डिमांड की कि उनके आंसर्स आपको चाहिए, तो इन द सोशल मीडिया ग्रुप्स वी विल बी पोस्टिंग द आंसर्स एज वेल। यहाँ पर आप अटेम्प्ट करिएगा और आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे आप कुछ भी हमको अगर शेयर करना होगा तो वी विल शेयरिंग देर। ओके, तो ग्रुप्स बन गए थे बट वी वर नॉट वेरी एक्टिव इन दैट, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग। ओके, वी आर एक्सपैंडिंग अवर टीम ऑल्सो, एंड सम ऑफ द पीपल विल बी हैंडलिंग all these social media platforms, so don't worry, you should join the groups from the links given below. Now friends, let's start with the questions first। पहले आज के questions देख लेते हैं। The first question is, recently Union Textile Ministers inaugurated the Titanwala Museum in Bagru that showcases the हैंड ब्लॉक पेंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो किस कम्युनिटी की हैंड ब्लॉक पेंटिंग को शो करने के लिए, प्रिंटिंग को शो करने के लिए टाइटन वाला म्यूजियम बनाया गया? ऑप्शंस आर ए छिपा कम्युनिटी, सेकंड इज वर्ली, थर्ड इज होलेया या फोर्थ नागा। क्वेश्चन नंबर 2 इज नबाम रेबिया लेड जॉइंट हाई पावर कमिटी। नबाम रेबिया लेड जॉइंट हाई पावर कमिटी विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। इनमें से किसके साथ रिलेशन में है ये? ऑप्शंस आर इशू ऑफ पीआरसी टू 6 नॉन एपी यानी अरुणाचल प्रदेश एसटी कम्युनिटीज। Option 2 is for clause 6 of the Assam Accord. Third is Citizenship Amendment Bill 2016 या D, none of the above. Question number 3 is recently seen in news iPrism is related to। तो iPrism में से किसके साथ related है? Options are A intellectual property, B internet service provider ISP, third is skill development या fourth spectrum of prism। So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now friends, let's start with the news analysis part. The first news is regarding India bombing Jaish-e-Mohammed camps in Pakistan's Balakot। तो कल भी हमने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था। The link can be found in the description and comment below। आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि मिराज और हॉल के बारे में हमने पूरा बताया हुआ है, तो यू कैन सी दैट वीडियो एज वेल। अदरवाइज मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसमें, जैसे कि बाकी चीज़ आपको पता है कि 12 इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 फाइटर जेट्स गए थे। मिराज के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि ये फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन ने ही बनाया है। फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने ही इसको स्टार्ट किया था। 1985 में पहली बार ये कमीशन किया गया था। ओके, सो इट वाज कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1985। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक नई चीज़ पता चली है दैट वहाँ पे एक पोपॉय नाम का सिस्टम भी यूज हुआ था। यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज कॉल्ड AGM 142 पोपॉय। इट इज अ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन फ्रॉम इजराइल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पोपॉय, अगर आपसे पोपॉय एम्यूनिशन के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा इट इज फ्रॉम इजराइल, और ये प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है। मतलब कि जो बॉम्बिंग हुई तो वो ऊपर से हुई, एरियल बॉम्बिंग थी, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट है और उसको उसी को हिट करना है? तो इट इज फॉर द प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। ओके, एंड पोपॉय AGM 142 ये जो है ये कहाँ से लाया गया है? ये इजराइल से लाया गया है। हमने इसका भी यूज़ किया था। इसके अलावा आगे जब आएगा 11th-12th पेज में तो मैं आपको बताऊंगा कि नेत्रा जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एक तरीके से एयरबॉर्न सर्वेलेंस के लिए है और अर्ली वार्निंग सिस्टम है नेत्र, उसका भी हमने यूज़ किया था। तो दीज वर द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हमने ये अटैक किया। यहाँ पे मैप में आपको बालाकोट दिख रहा होगा इन द पाकिस्तान टेरिटरी। इंटरनेशनल बॉर्डर आपको दिख रहा है, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर। उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एबटाबाद ये पाकिस्तान के अंदर ही आता है, मुजफ्फराबाद इधर साइड आता है। देन आपका लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रहा होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आता है बालाकोट। तो जो उरी के टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, ये भी आगे के न्यूज़ में है ना। तो बकायदा पूरा आज हिंदू ने एनालिसिस किया है, तो वो भी बता देता हूँ। लेकिन आज अभी के लिए बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा ये था कि पहले जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो हमने POK में की थी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में की थी, बट इस बार तो हम पाकिस्तान के अंदर ही घुस गए होंगे। सो दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर वंस। बाकी ये जो अटैक हुआ था ये खैबर पख्तूनख्वा एक जो वन का प्रोविंस है। ओके, सो वहाँ पर ये अटैक हुआ था। अगर आपसे कोई प्रोविंस पूछता है तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का नाम होता है, वहाँ के प्रोविंस का नाम है। तो वहाँ पर ये अटैक हुआ था। बालाकोट ज़रूर याद रखिएगा, लोकेशन बेस्ड पूछ सकता है आपसे। एंड गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि इट इज़ अ नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन, तो आप भी यही टर्म यूज़ करेंगे। अगर आपको लिखने के लिए आता है, कुछ भी आता है कि रिसेंटली देर हैज़ बीन ए चेंज इन रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन साइड टू
टू द पाकिस्तान बिट्रेयल्स, तो वहां पे आप क्या डालेंगे, नॉन मिलिट्री प्रिएम्प्टिव ऑपरेशंस। ओके, नॉन मिलिट्री प्रिएम्प्टिव ऑपरेशन, क्योंकि कंट्री अगर ये बोल रही, गवर्नमेंट अगर ऑफिशियली ये बोल रही है तो आपको भी यही बोलना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इंडिया हैज गॉट द सपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, और सबने कहा है कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया है क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस थी कि वहां पे जैश ए मोहम्मद और ज्यादा अटैक करने वाला था सुसाइड बॉम्बिंग के, इस कारण से वो अटैक हुआ है। तो दैट इज द केस फ्रॉम इंडियन साइड, सबने हमारा सपोर्ट ही किया है। नाउ अयोध्या केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मीडिएशन की कोशिश करिए इवन इफ देयर इज अ 1% चांस। मतलब ठीक है, हिंदूज चाहते हैं वहां मंदिर बने और बाकी लोग जो भी दूसरी पार्टीज हैं जहां पे भी लैंड डिस्प्यूट का मुद्दा है ये, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप मीडिएशन की कोशिश करिए। मीडिएशन के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं जो ये न्यूज़ में है इंपॉर्टेंट, बाकी सब पॉलिटिकल और सेक्युलर इश्यूज को हम नहीं देखेंगे। वी आर सीइंग इज दैट देयर इज सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो कोर्ट्स के बाहर मुद्दे को सुलझाने के लिए है। कोर्ट्स के बाहर मतलब कोर्ट तक बात ना जाए, उसके बाहर ही आप मीडिएशन करके उस मुद्दे को सुलझा लें, तो उसके लिए होता है सेक्शन 89। तो याद रखिएगा, सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड इज फॉर द मीडिएशन, मींस आउटसाइड सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट्स। ओके, सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट्स, दिस इज फॉर सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड को, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी होता है, आईपीसी होता है इंडियन पीनल कोड। ये सारा डिफरेंस याद रखेगा। एंड सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है बेसिकली वो होता है आपका मीडिएशन आउटसाइड द कोर्ट्स। ओके, मीडिएशन आउटसाइड द कोर्ट्स, तो ये भी आप एक सेक्शन याद रखिए। देखो, पता रहने से कोई बुराई तो नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में तो ठीक है, आपका नॉलेज तो इन्हांस होगा ना। तो उस व्यू पॉइंट से आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करिए कि आपका, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एग्जाम में ही आए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी पता रहनी ज़रूरी है। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। आज इकोनॉमी में बड़ी प्यारी न्यूज़ आई थी, उसमें उसको जब बताऊंगा तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, है ना। तो वो भी जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एंड टिल देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, मुदुमलाई फॉरेस्ट फायर कंट्रोल। ओके, तो मुदुमलाई फॉरेस्ट, पहली बात तो कहाँ है, लोकेशन याद रखिएगा। मुदुमलाई फॉरेस्ट जो है बेसिकली आपका तमिलनाडु, कोयम्बटूर रीजन में आता है। तमिलनाडु में मुदुमलाई फॉरेस्ट आते हैं, याद रखिएगा। अब इसके पहले बांदीपुर फॉरेस्ट में भी हुआ था, बांदीपुर कर्नाटका में है। फिर वायनाड का नाम आपने सुना ही होगा, वायनाड केरला कर्नाटका में है, लेकिन केरला में आप बोलेंगे वायनाड को। ओके, तो वायनाड इज इन केरला। देन बांदीपुर बताया था मैंने आपको कि कहाँ पर है, कर्नाटका में है। मुदुमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ओके, तो मुदुमलाई इज इन तमिलनाडु। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइगर रिजर्व के जो जोनेशंस हैं, एक टाइगर रिजर्व के बेसिकली दो प्रॉपर जोनेशंस होते हैं, एक होता है कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। कोर रीजन होता है टाइगर रिजर्व का, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, कोर रीजन, जहां पे सबसे अधिक प्रोटेक्शन होती है, सबसे अधिक प्रोटेक्शन होती है। एंड इट इज एन इनवॉयलेटेबल एरिया, मतलब इसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप नहीं कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रीजन होता है। काफी ज्यादा यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, सर्वेलेंस होता है इसमें। तो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व जो होता है, टाइगर रिजर्व का जो प्रॉपर जोनेशन होता है, उसमें एक कोर एरिया होता है जिसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं, और दूसरा बफर रीजन होता है। बफर रीजन इज कंटीगुअस और पेरिफेरल एरिया, मतलब जो कोर एरिया से जुड़ा हुआ एरिया रहता है बफर एरिया कहलाता है, कंटीगुअस एरिया रहता है इमीडिएटली अबैटिंग द कोर एरिया विच मे बी अकॉर्डेड अ लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन। यहां पे थोड़ा कम डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन रहती है। अब कम डिग्री रहती है हैबिटेट प्रोटेक्शन, किसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेक्शन नहीं होता, यहां पे सारी एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कम एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं, थोड़े बहुत आपको ह्यूमन सेटलमेंट आपको दिख जाएंगे, बट फिर भी ऐसी चीजें रहती हैं दैट डू नॉट इंटरफेयर विद द कोर एरियाज प्रोटेक्शन। तो ऐसी चीजें ही अलाउड हैं जो कि कोर एरिया में होने वाले प्रोटेक्शन को इंटरफेयर ना करें। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, चाहे वहां पे आप माइनिंग कर लो, चाहे आप क्वायरिंग कर लो, ऐसा नहीं होता है। पूरी एक्टिविटीज अलाउड नहीं रहती, केवल कुछ एक्टिविटीज ही अलाउड रहती हैं, और अदरवाइज वो एक ऐसा एरिया है जो कि कंटीगुअस एरिया है टू द कोर एरिया, एंड वहां पे इतनी ही एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं विच डू नॉट इंटरफेयर द प्रोटेक्शन ऑफ कोर एरिया। तो याद रखिएगा, दो जोनेशन मैंने आपको बता दिया, एक कोर एरिया, दूसरा आपका बफर एरिया। मुदुमलाई फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया कहां पर है, मुदुमलाई फॉरेस्ट इज इन तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, आगे की तरफ देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यहां पर अभी लिखा हुआ देखो, न्यूज दिख रहा है फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब हुआ यह है कि बेसिकली फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, इट कम्स अंडर द कान्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। ओके, याद रखिएगा, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर आती है, इट कम्स अंडर द कान्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा, दिमाग में बिल्कुल उसको मतलब
ऐसा जमा लीजिए, है ना। फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आती है? इट कम्स अंडर द कान्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। बिल्कुल फैक्ट है, मिसलेनियस। ओके, तो इसको याद रखिए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ये वाला जीके आपको ज़रूर बटोरना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो रैंडम जीके पूछता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होता है। बाकी यूपीएससी देखो आपको इश्यूज में नहीं फंसाएगा, जो रोज न्यूज़ में आ रहा है उसमें आपको नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि देखो अब जैसे ये अटैक हुआ मिराज 2000 का, तो अब ये सब आपको दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये छोटे मोटे जो छुटपुटिया करंट अफेयर्स है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यही फंसाता है अंतिम में। जैसे लास्ट ईयर का देखो तो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया था, अब पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे ही न्यूज़ में आ गई होगी किसी दिन और पूछ लिया है वहाँ यूपीएससी ने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको जरूर तैयार रहना है। बाकी आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें या ना रहें, मतलब बाकी के लिए तो आप हो ही जाएंगे ऑब्वियसली, इतनी बार आप पढ़ोगे, लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं रह पाते। तो आज देखो, आज मैंने क्लासीफाइड सेक्शन से भी न्यूज़ ढूंढ ली। ओके, यहाँ बेसिकली एक टर्म है गिग इकोनॉमी, तो आपको पता रहना चाहिए, एटलीस्ट पता इसलिए रहना चाहिए क्योंकि पता रहना चाहिए ना। तो गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि ऐसे लेबर मार्केट को कैरेक्टराइज करता है वेयर देयर इज द प्रिवेलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क एज अपोज्ड टू परमानेंट जॉब्स। मतलब गिग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि परमानेंट जॉब्स नहीं रहते ज्यादा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ज्यादा रहता है और शॉर्ट टर्म फ्रीलांसिंग वर्क ज्यादा रहता है। गिग इकोनॉमी आपको समझ में आ गया ना? एक ऐसा एक ऐसा लेबर मार्केट, सॉरी फ्री व्री हटाओ, एक ऐसा लेबर मार्केट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिवेलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क। ओके, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क यहां ज्यादा होता है एज अपोज्ड टू परमानेंट जॉब्स। परमानेंट जॉब्स यहां पे नहीं रहते। तो गिग इकोनॉमी आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे गिग इकोनॉमी क्या होता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई ऐसे लेबर मार्केट जहां पे परमानेंट जॉब्स नहीं रहते बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क ज्यादा रहते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क ज्यादा रहते हैं। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी इसमें आ गई होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपन इस तरह की चीजें बिल्कुल ढूंढ के आपको बताएंगे, कोई टेंशन मत लेना, है ना, चाहे वो ऐड के अंदर ही क्यों ना आ जाए। तो ऐसी चीजें हम ढूंढ लेते हैं। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, अब ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में है उस कैटेगरी में इसको मिला है अवार्ड। एंड इट डील्स विद द स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंस्ट्रुएशन। याद रखिएगा, इट डील्स विद द स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंस्ट्रुएशन। और कल मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के ऊपर एक छोटा सा विलेज है, ओके, उसके ऊपर ये बेस्ड है। ओके, काथी खेरा विलेज, जिसका नाम था काठी खेरा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, देखो, काथी खेरा विलेज, ये अपन ने इसको हाईलाइट कर दिया। तो काथी खेरा विलेज में ये उसके ऊपर थी। और पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस इज द नेम ऑफ द मूवी, देखिएगा। एंड इट इज एसोसिएटेड विद द स्टिग्मा अटैच टू द मेंस्ट्रुएशन। एंड पैड वैड, जो सैनिटरी पैड्स थे, जो उनको लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स अरुणाचलम मुरुगनाथन ने बनाए थे, ओके, जिनको पैडमैन बोला जाता है, अक्षय कुमार ने इनके ऊपर मूवी बनाई थी। ओके, तो ये इसके ऊपर पूरी स्टोरी है और ये सारे फैक्ट्स अब आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, याद रहेगा यार आपको, है ना, पूरी हिस्ट्री पॉलिटी याद कर ले तो ये तो याद ही रहेगा। पुशिंग, नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन, पुशिंग द बाउंड्रीज। नाउ दिस आर्टिकल इज बेसिकली ऑन द एयर फोर्स स्ट्राइक ऑन द जैश ए मोहम्मद टेरर ट्रेनिंग कैंप्स इन पाकिस्तान बालाकोट। तो पाकिस्तान के बालाकोट में जो अभी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया उसी के ऊपर ये आर्टिकल था। तो this article highlights that the strike delivers a robust but calibrated message। तो काफी ज्यादा स्ट्रांग और कैलिब्रेटेड, यानी कि बिल्कुल नपातुला रिस्पांस दिया हमारी एयरफोर्स ने, जो कि जिसकी जरूरत थी। बहुत दिन से हम लोग एमएफएन और इसकी उसकी बात कर रहे थे। देखो वो सब तो फालतू बात रहती है ना, जो ये सब बड़े लोगों की बात रहती है। अपने को तो बिल्कुल ग्राउंड वाला रिस्पॉन्स चाहिए था, जैसा हमारे साथ हुआ। टिट फॉर टैट अप्रोच बिल्कुल रखनी चाहिए। और कल जो एडीजीपी ने वहाँ पे, जो इंडियन आर्मी ने, उसने बहुत अच्छी पोयम शेयर की थी, मतलब कि तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। मतलब जितना आप झुकते हो सामने वाले के सामने, सामने वाला आपको उतना ही कायर समझता है। तो बिल्कुल वो अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो वी शुड बी रेडी टू गिव रिस्पॉन्सेज, फेस कंसिक्वेंसेज एंड गिव रिस्पॉन्सेज, दोनों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। नाउ फॉरेन सेक्रेटरी हैज सेड दैट इंडिया कैरिड आउट अ नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो ये तो बिल्कुल हमने ऊपर ही बता दिया कि नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। हमको तो बोला, हम ये थोड़ी बोल सकते कि हमने बिल्कुल वॉर की तरह अटैक किया था। हम तो यही बोलेंगे कि भाई नॉन मिलिट्री था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, और हमने कोई वहाँ की कैजुअलिटी नहीं की है। जो वहाँ के लोकल सिविलियंस हैं या लोकल जो पाकिस्तानी पुलिस फोर्सेज हैं या पाकिस्तानी आर्मी है, वहाँ पे हमने कोई अटैक नहीं किया है। हमने केवल जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स में किया है। अब हम लगभग 70 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान हम एंटर कर गए मिराज 2000 के थ्रू। एंड
पहले और अभी के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहले जो थिएटर होता था वो पीओके होता था, जो थिएटर ऑफ वॉर है बेसिकली युद्ध का जो स्थल था पहले वो पीओके था, अब वो बदल करके पाकिस्तान की टेरिटरी हो गई है। तो मतलब अब हम धीरे धीरे अपने पैर फैलाने लगे, इसी की जरूरत भी है क्योंकि तभी उनको समझ में आएगा, उनके दिमाग में घुसेगा, नहीं तो एंटर नहीं कर रहा था अभी तक, है ना। Editorial says that the government has correctly judged that global opinion has shifted and there is a little tolerance today for terrorism emanating from Pakistan। तो ये उन्होंने ऑथर ने कहा है कि ये चीज़ हमने बहुत सही जज की कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन था वो पहले से ही पाकिस्तान के अगेंस्ट था, जो वहाँ से टेरर एमिनेट हो रहा था। तो ये जो अटैक किया उनको, इसलिए उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। जैश ए मोहम्मद ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी थी एक टेररिस्ट आउटफिट, और उसका नाम लेके अगर हम अटैक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। दैट इज द इंटरनेशनल ओपिनियन। एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिन्होंने काउंसलिंग ही की है, उन्होंने बिल्कुल भारत की निंदा नहीं की है, और हम सेल्फ डिफेंस में हमने ये एक्ट किया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो ओआईसी है, उसके अलावा और किसी ने इसकी बुराई नहीं की है। ओआईसी के बारे में आपको पता होना चाहिए ना कि ये यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखेगा। ओआईसी जो है यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ एडिटोरियल सेज दैट आफ्टर बॉम्बिंग बाय इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान हैव फॉलोइंग ऑप्शंस। अब पाकिस्तान के बाद फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, कुछ ये ऑप्शंस है। पहला है कि दे कैन कंटिन्यू टू डिनाई दैट इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक्स कॉज्ड एनी डैमेज एंड ओबिएट द नीड ऑफ रिटेलिएटरी मेजर्स। मतलब कि एक तो वो बोल सकते हैं कि ठीक है, हमने हमारे एयरफोर्स ने कुछ किया ही नहीं, बल्कि वो तो घूमने आए थे, है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि वो बस आए थे, घूम के चले गए और चलो छोड़ो। सेकंड, वो बोल सकते हैं कि दे कैन एस्केलेट द सिचुएशन विद मिलिट्री रिस्पांस, ये चाहे तो मिलिट्री रिस्पांस कर सकें। बट यस्टरडे आई वाज सीइंग राज्यसभा टीवी, उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला गया, उन्होंने एक बहुत सॉलिड पॉइंट दिया कि अगर वो रिटेलिएट करते हैं, सपोज पाकिस्तान रिटेलिएट्स विद मिलिट्री स्ट्राइक और कुछ इस तरह के काम पाकिस्तान करता है, देन इंडिया इतना ज़्यादा मतलब इंडिया के पास अभी इतने रिसोर्सेज हैं कि वी कैन फेस दोज कंसिक्वेंसेज, बट पाकिस्तान डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फेस दोज कंसिक्वेंसेज। अगर हमने दोबारा रिटेलिएट किया तो फिर वो उसको फेस या उसको बियर नहीं कर सकते। द कॉस्ट विच विल बी देयर, दे विल नॉट बी एबल टू बियर दैट, बट इंडिया कैन बियर दैट कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ा इशू था, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट था, जो कि कल राज्यसभा टीवी मैंने सुना, जो विशेष और डिस्कशन आते हैं रात में, तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये था कि दे कैन नॉट बियर द कॉस्ट। अगर हमने दोबारा अटैक किया देन दे कैन नॉट बियर द कॉस्ट, बट वी कैन। तो इसलिए ये एक मेजर जो है, ये जो ऑप्शन है जरूर है पाकिस्तान के पास, लेकिन ये वो अपनाना नहीं चाहेंगे, है ना, तो ये वो नहीं चाहेंगे। थर्ड इज बिगिन टू शट डाउन द टेररिस्ट कैंप्स इन इट्स सॉइल। तीसरा, वो सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि जो उनके टेररिस्ट कैंप है उनको बंद करना शुरू कर दें, और फिर इंटरनेशनली वो सबको फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ बिल्कुल हाय हेलो करें। ओके, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यही उनको करना भी चाहिए, यही समझदारी भी है। Now suggestions are given in the editorial as well that first, now the government should reach out to residents of Jammu Kashmir who have faced the wrath of jingoism unleashed after Pulwama. Okay, now सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो जम्मू कश्मीर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के जो रेसिडेंट्स है बेसिकली वही सब कुछ फेस कर रहे हैं, वो रैथ फेस कर रहे हैं, वहाँ की आर्मी रैथ फेस कर रही है, वहीं पे सीआरपीएफ रैथ फेस कर रही है। तो हमको जो सबसे अधिक फोकस रखना चाहिए वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर का रखना चाहिए, उस एरिया में हमको अप्रोच करना चाहिए, और अब वहां पे क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का समय आ गया है। सेकंड इज दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग काउंटर टेरर डिफेंसेस। हमको अब टेरर डिफेंस को बढ़ाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि ऐसी आगे की कोई गतिविधि ना हो पाए। और अगर जैसे मोहम्मद, जैसे कल रात में अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो, न्यूज़ देखा हो, तो उसमें कल भी थोड़ा बहुत अटैक हुआ है। ओके, मतलब कुछ टेररिस्ट आउटफिट थे जिन्होंने अटैक किया है आफ्टर दैट इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक। तो हमको अब और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और ज्यादा अपना टेरर डिफेंस को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देन वी हैव टू पार्टनर विद इट्स ओन सिटीजन टू गैदर इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए आईबी और रॉ तो है ही अपने यहाँ, लेकिन उसके अलावा हमको क्राउड सोर्सिंग भी करनी पड़ेगी। यानी क्राउड सोर्सिंग का मतलब क्या है कि जो नेबरहुड वॉच अप्रोच रहती है ना, नेबरहुड वॉच कहते हैं उसको, कि आप आस पास विजिलेंट रहें, और आपको अगर ऐसी कोई घटना पता चलती है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि दैट इट इज मतलब ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो आप उसको इन्फॉर्म करें। एंड इसी के लिए वी हैव टू पार्टनर विद आवर ओन सिटीजन्स, क्योंकि वही आंखें हैं जो हर जगह प्रेजेंट रहती हैं। देन लास्ट इज क्रिएट अ डिटरेंट फॉर फ्यूचर अटैक। तो हमको आगे के लिए एक डिटरेंस क्रिएट करना चाहिए, ताकि दूसरी कोई भी ऐसी पावर या दूसरी कोई ऐसी टेरर आउटफिट हमारे ऊपर अटैक ना करे, वो घबरा जाए, डर के पहले ही भाग जाए, है ना।
द न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया, बेसिकली दिस आर्टिकल इज ऑन द वेस्ट एशिया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको ओवरऑल जस्ट दे देता हूं कि कैसे पावर शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल मिडिएवल टाइम्स की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर की बात होगी। ऑटोमन एम्पायर फिर जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेक होता है, जो कि जिसका ब्रेकडाउन ऑफ खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के टाइम पे देखेंगे, ओके 1919 जब कैलिफेट को वहां पे रिमूव किया गया था ये बाय द कॉलोनियल फोर्सेस, ब्रिटेन ने किया था बेसिकली वहां पे। तो ऑटोमन एम्पायर का ब्रेकडाउन जब हुआ, उसके बाद जो मेजर पावर्स आई ये आपके मॉडर्न टाइम्स में, वो थी आपकी इजिप्ट में जो ये मोहम्मद अली की पावर थी। देन हाशेमाइट्स जो होते हैं बेसिकली ये रॉयल फैमिली है जॉर्डन की, ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पे हाशेमाइट एक टर्म है, HASHEMITES। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाशेमाइट्स कहाँ की रॉयल फैमिली है, तो बेसिकली दिस इज द रॉयल फैमिली ऑफ जॉर्डन। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, जॉर्डन की है। देन एक तीसरी पावर जो थी वो सऊदी फैमिली थी। अरेबियन पेनिनसुला में साउद फैमिली थी, सऊदी फैमिली, ओके, दैट वाज इन पावर। तो बेसिकली वेस्ट एशिया, इजिप्ट रिमेन्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब कंट्री। इसके अलावा हाशेमाइट्स कंटिन्यू टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस इन द मेडिटेरेनियन रीजन, जो जॉर्डन वाला रीजन है, एंड सऊदी अरेबिया वाज कंटेन्ड इन द अरेबियन पेनिनसुला, ओके। लेकिन 1967 जब इजराइल आया, इजराइल के बाद जो अटैक हुआ, जो युद्ध हुआ, 7 डेज वॉर हुआ, ये सारी चीजें हुई, उसके बाद द इफेक्ट ऑफ इजिप्ट एंड जॉर्डन डिक्लाइंड आफ्टर 1967। तो 1967 के बाद इजिप्ट, जॉर्डन, इनका इन्फ्लुएंस जो था वो घट गया। बट आफ्टर सम टाइम इराक इमर्ज्ड एज द न्यू लीडर ऑफ अरब वर्ल्ड। तो अब जब इराक और जब इजिप्ट और जॉर्डन का इन्फ्लुएंस घटा 1967 के बाद, क्यों घटा था मैंने आपको बता दिया है कि इजराइल ने अटैक किया और इजराइल ने इन सारी पावर्स को हरा दिया, तो इनका इन्फ्लुएंस घटने लगा। फिर इराक थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा न्यूज में आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ द सद्दाम हुसैन के कारण इराक काफी ज्यादा पावरफुल हुआ। बट आफ्टर द फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन, अरेबिया अगेन इमर्ज द लीडर ऑफ अरब वर्ल्ड, ओके। तो सद्दाम हुसैन का जब फॉल हुआ, उसके बाद सऊदी अरेबिया फिर से इमर्ज कर गया, एंड नाउ देयर इज नो वन दैट कैन चैलेंज इट्स लीडरशिप, क्योंकि सऊदी अरेबिया के बहुत ज्यादा सपोर्ट भी है फ्रॉम यूएसए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सपोर्ट किसके साथ है, उनको सपोर्ट है यूएसए से। नाउ अब सऊदी अरेबिया भी इनएक्सपीरियंस्ड है इन प्रोवाइडिंग द लीडरशिप, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यमन में उनका फेलियर हुआ, जो यमन वॉर उन्होंने किया। देन कतर को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, जमाल खशोगी, और जो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली वो पूरी तरीके से वायलेटेड है सऊदी अरेबिया में। तो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोवाइड द प्रॉपर लीडरशिप, ओके। नाउ द करंट देर आर करेंटली 3 पावर्स विच आर कंपीटिंग। 3 पावर्स है जो कि कंपीट कर रही हैं फॉर अथॉरिटी इन द रीजन। वो है ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ओके। ईरान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, ओके। ये 3 पावर्स हैं जो कि अरब वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहती हैं। एंड द ऑथर सेज दैट कंपटीशन अमंग दीज 3 कंट्रीज विल शेप द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टर्न एशिया इन द कमिंग ईयर्स। इन्हीं 3 कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है वो शेप करेगी पूरे वेस्टर्न एशिया की पॉलिटिक्स को। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, कुछ नई चीजें पता चली होंगी, हाशेमाइट्स और ये सारी चीजें, कौन पावर में था, किस तरीके से पावर शिफ्ट हुई 1967 में, क्यों इजिप्ट और जॉर्डन की पावर खत्म होने लगी बिकॉज ऑफ द इजराइल। देन इराक पावर में आया, फिर उसके बाद इराक भी डाउनफॉल हुआ जब सद्दाम हुसैन गए। उसके बाद आपका अरेबिया, ईरान और टर्की जो है मेजर पावर्स हैं आज। ये 3 पावर्स के बीच में ही पूरा इशू चल रहा है। डीकोलोनाइजिंग चैगोज आइलैंड की बात की गई इसमें। बेसिकली आईसीजे ने रिसेंटली एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन्स ऑक्यूपेशन ऑफ चैगोज आर्कीपेलागो इज अनलॉफुल। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि कहां सेटअप है, हेग नीदरलैंड में सेटअप है। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। टर्म क्या होता है? 9 साल का होता है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके। तो उनका ओपिनियन ये है बेसिकली कि ब्रिटेन का ऑक्यूपेशन जो चैगोज आर्कीपेलागो को उन्होंने किया है दैट इज अनलॉफुल। उन्होंने कहा कि अनलॉफुल है, इसलिए ब्रिटेन को ये छोड़ देना चाहिए टेरिटरी, और जब वो टेरिटरी को छोड़ देंगे देन दैट विल लीड टू द कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन ऑफ द मॉरिशियस, ओके। कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन हो पाएगा और मॉरिशियस को रिटर्न कर देनी चाहिए बेसिकली। नाउ ये ब्रिटेन का कहना है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी ओपिनियन है, और उन्होंने कहा कि दिस आर्कीपेलागो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटेन फॉर सिक्योरिटी पर्पस। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको देखते हुए ऑथर का कहना है कि ये जो ब्रिटेन का रिस्पॉन्स है काफी डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स है। अब हम चैगोज के बारे में देख लेते हैं। चैगोज आपसे सबसे पहले फैक्ट जो याद रखेंगे कि किस ओशन में है। कल भी मैंने आपको बताया था किस ओशन में, ये इंडियन ओशन में, याद रखिएगा। देन ये ब्रिटेन ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पे एक नेवल बेस है जो यूएसए का नेवल बेस डियागो गार्सिया जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। नेवल बेस यूएसए नेवल बेस है। 1960 से यूएस हैज मेंटेन अ मिलिट्री बेस इन वन ऑफ द आइलैंड ऑफ चैगोज आर्कीपेलागो दैट इज डियागो गार्सिया। 1960 से ही नेवल बेस बना के रखा है यूएसए ने डियागो गार्सिया में।
अब 2016 में ब्रिटेन ने एक्सटेंड कर दी थी लीज टू 2036, 2036 तक के लिए लीज को एक्सटेंड कर दिया था और कहा था कि हम मॉरिशस को ये चैगोस तब रिटर्न करेंगे जब हमको डिफेंस पर्पस के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा उन्होंने ब्रिटेन ने कहा है, तो मतलब वो तो कभी नहीं करने वाले हैं ना, कौन अपनी पावर छोड़ता है यार। सो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग चैगोस। आई होप आपको क्लैरिटी अब आ गई होगी। काफ़ी प्यारे प्यारे आर्टिकल्स रहते हैं, सारी बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने में ना, जब अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, 2 बार रिपीट भी हो गई, रिवाइज भी हो जाएंगी, 1-2 बार और आएगा तो दिमाग में घुस जाएंगे, है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए। स्मार्ट फार्मिंग इन वार्म वर्ड, बेसिकली क्लाइमेट चेंज और उसका क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर और क्या करना चाहिए, बेसिकली उसके ऊपर ये आर्टिकल है। वरुण गांधी ने आई होप लिखा है, हाँ फिरोज वरुण गांधी। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एडिटोरियल तो बहुत प्यारे लिखता है वरुण गांधी, है ना, तो अपन देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, ये इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है ना। ऑथर हाईलाइट्स दैट देर आर वेरियस चैलेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो कि इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है। देर आर वेरियस चैलेंजेस दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज फेसिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो पहला जो चैलेंज है वो ये है कि कंट्री हैज ओवर 120 मिलियन हेक्टेयर्स सफरिंग फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन। जो 120 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड है इंडिया का, वो सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन। ये सबसे पहला इशू है। और लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण क्लाइमेट चेंज भी है। आपको पता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो दोनों कारणों से ही हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगी। सेकेंड इज मार्जिनल फार्मर्स फेस 24 to 58% decline in the household income and 12 to 13% rise in household poverty due to increased drought। जो ड्रॉट बढ़ते जा रहे हैं उनके कारण जो हाउस होल्ड इनकम है वो 24 से लेकर 58% तक कम होती जा रही है। 24 to 58% डिक्लाइन इन हाउस होल्ड इनकम एंड 12 to 13% राइज इन हाउस होल्ड पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द ड्रॉट्स। ओके, और ड्रॉट्स के बारे में जब भी आता है तो मैं एक चीज जरूर बताता हूँ कि हु हैज द पावर टू डिक्लेयर ड्रॉट? स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ड्रॉट है या नहीं, याद रखिएगा। दिस कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। थर्ड फैक्ट इज predicted 70% decline in summer rains by 2050 will devastate the Indian agriculture। मतलब ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 70% तक डिक्लाइन होगा इन द समर रेन्स बाय 2050, 2050 आते जाते तक, एंड दिस विल डिवास्टेट द इंडियन एग्रीकल्चर। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस? फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन फार्मिंग। ओके, कंजर्वेशन फार्मिंग को प्रमोट करो, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, और क्या करो कि टाइमली रेनफॉल फोरकास्ट करो, मतलब टाइमली और एक्यूरेट रेनफॉल फोरकास्ट करो। तो एक तो फोरकास्टिंग सही होनी चाहिए ताकि पता रहे कि कौन से क्रॉप्स को ग्रो करना है, कौन से क्रॉप्स को नहीं। देन प्रमोट करो कंजर्वेशन फार्मिंग को, ओके, एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को। देन सेकंड इज मैंडेट टू चेंज द प्लांटिंग डेट्स। ओके, जो प्लांटिंग डेट्स है उनको इस तरह के एडजस्ट करो कि जब रेनफॉल हो तभी उनको प्लांट करो और उसका बारिश के पानी का यूज कर पाओ आप, ताकि ड्रॉट ना फेस करना पड़े। तो आपको थोड़ा प्लांटेशन की डेट्स को भी चेंज करना पड़ेगा फॉर वीट, पर्टिकुलरली फॉर वीट, एंड ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो डिक्रीज किया जा सके। ओके, तो आप थोड़ा प्लांटेशन की डेट्स को भी चेंज कर सकते हो। देन थर्ड इज इंक्रीज इन इंश्योरेंस कवरेज एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट। इंश्योरेंस कवरेज आपको यूनिवर्सल करना चाहिए और क्रेडिट फैसिलिटीज जो फार्मर्स का है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दीज आर द सजेशंस। फोर्थ इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप लैंड का यूज तो कर रहे हो, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करके, लेकिन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हो, मतलब उसके एवज में किसी दूसरे एरिया में फॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हो, तो वो आपको करना जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ और ज्यादा होने वाली है फ्यूचर में। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन भी हमको देखना चाहिए। ऑथर कंक्लूड्स बाय हाइलाइटिंग दैट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट इंडियाज फूड सिक्योरिटी। मतलब अगर हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकते हैं और हम कुछ और स्टेप्स नहीं उठाते जैसे कि बताया गया, तो इट विल अफेक्ट इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द फॉडर सप्लाईज फॉर अवर लाइफ स्टॉक। तो इंसानों के लिए तो सही खाना घटेगा, लेकिन जो जानवरों के लिए फॉडर है वो भी घटेगा। ओके, देयरफॉर एक लास्ट है प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स कैन हेल्प मेक इंडिया रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम इस तरीके के काम करते हैं तो दैट विल मेक इंडिया रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। तो प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये इनकी जरूरत है। बाकी आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल याद रखिएगा। सियोल प्राइज तो याद रखना आपको, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है ना, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सियोल प्राइज मिला है, ये भी बताया था मैंने न्यूज़ में, फिर से आया तो रिपीट कर दिया मैंने।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पर व्हेन 12 वार प्लेन्स लॉक्ड ऑन टू द टारगेट, ये है बेसिकली पूरा पुलवामा के बाद का जो रिस्पॉन्स था हमारा इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000। तो मिराज 2000 जो थे वो ग्वालियर एयरबेस से स्टार्ट हुए थे, ग्वालियर एयरबेस से वो स्टार्ट हुए। और मिराज जो थे वो आर्म्ड थे स्पाइस 2000 से, AGM 142 पपॉय से। ये याद रखिएगा, स्पाइस 2000 और AGM 142 पपॉय। AGM 142 पपॉय मैंने आपको बताया ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है फॉर प्रॉपर गाइडेड मिसाइल। मतलब गाइडेड मतलब कि आपको प्रॉपर टारगेट्स दिखें और प्रॉपर टारगेट्स को ही हिट करो आप, उसके लिए है पपॉय AGM 142। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिराज एयरक्राफ्ट यूज द इजरायली लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड्स। ओके, तो इजराइल का हमने टारगेटिंग पॉड्स का यूज किया। यहाँ पे रिकॉनाइसेंस प्लेन्स भी हमने यूज किए थे, जैसे इजराइल का फैल्कन यूज किया था प्लस इंडिजिनस नेत्रा। तो नेत्र और फैल्कन भी इजराइल का है। तो हमने दो चीजें आज इजराइल की देख ली, एक है फैल्कन और दूसरा हमने देखा कि पपॉय AGM 142 पपॉय। और AGM 142 पपॉय तो प्रॉपर टारगेटिंग के लिए था, टारगेट सेट करने के लिए था। जो ये आपका फैल्कन था ये रिकॉनाइसेंस के लिए था। रिकॉनाइसेंस मतलब एक तरीके से आपको पता नहीं चाहिए कि व्हाट इज वार्निंग, कि देखो पाकिस्तान के पास F-16 है, पाकिस्तान डू नॉट यूजेस मिराज, पाकिस्तान F-16 यूज करता है। F-16 आई थिंक USA का है, उनका यूज करते हैं। तो F-16 से को डिप्लॉय कर सकते थे काउंटर एक्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर हमको नजर भी तो रखनी पड़ेगी, सर्विलेंस भी तो करना पड़ेगा कि कोई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा हमको। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमने इजरायली फैल्कन और इंडिजिनस नेत्रा का यूज किया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, फैल्कन इजराइल का और इंडिजिनस अपना नेत्रा DRDO ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो कितने सारे फैक्ट हैं, देखो कितने सारे, कितना मजा आता है जब आपको पता चलता जाता है। आप नोट्स बनाते रहते होगे तो आपको थोड़ी हंसी भी आती होगी, मुस्कान आती होगी, है ना। तो वो अगर नहीं आ रही तो मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी तैयारी से, वो आनी जरूरी है। जब आपको नई चीजें पता चले ना तो आपको मजा आना चाहिए। और जब मज़ा आए तो फिर बताना भी आप लोग कि हाँ भाई मज़ा आ रहा था हमको, जब हम देख रहे थे हमको पता चला था तो हंसी आ रही थी। तो ऐसा होना चाहिए ना। इजराइल का फैल्कन, इंडिजिनस नेत्रा, एंड ये अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है। रिकॉनाइसेंस प्लेन्स है। रिकॉनाइसेंस वही होता है कि मतलब आपको पता नहीं चाहिए कि कोई और दूसरा आपको काउंटर तो नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर भी नजर रखे हुए। इसके अलावा 142 AGM 142 पपॉय हमने बताई दी आपको कि इजराइल का है, टारगेटिंग के लिए यूज़ किया गया था। बाकी आप यहाँ पे 2016 और 2019 के एयर स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस है। कल मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा तो मैंने बताया था कि ये जो था ये कारपेट बॉम्बिंग भी कहलाती है। जो प्रिसीजन बॉम्बिंग होती है उसको कारपेट बॉम्बिंग भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक ऑल्सो, एंड इसको बोलते हैं कारपेट बॉम्बिंग। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा, अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। मोडस ऑपरेंडी ये था कि पिछले 16 के लिए 4 टेररिस्ट घुसे थे आर्मी बेस में, इस बार इन्होंने सुसाइड बॉम्बर का यूज किया था। जैश ए मोहम्मद दोनों में था। इस बार का रिस्पांस टाइम 12 दिन का था, पिछली बार का 11 दिन का था। टाइप ऑफ रिस्पांस, लास्ट टाइम जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें ग्राउंड बेस्ड थी, इस बार एरियल प्रिसीजन स्ट्राइक या कारपेट बॉम्बिंग थी। देन रिसोर्स, पहले आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेज यूज की थी, इस बार मिराज 2000 फाइटर्स, और मिराज 2000 का यूज हमने कारगिल में भी किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। टारगेट एरिया POK था पहले, इस बार पाकिस्तान है। टारगेट टेररिस्ट लॉन्च पैड थे, इस बार टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे। पाक ने पिछली बार टोटल डिनाइल किया था, इस बार दे हैव confirmed the ingress but denied the damage। इस बार डैमेज उन्होंने डिनाई किया। ओके, तो ये याद रखिएगा सारे डिफरेंसेस बिटवीन द 2016 एंड 2019 अटैक। ओके, अब ये बालाकोट पाकिस्तान में, ये भी एक टर्म याद रखिएगा। Now we can move to the next. Now RBI takes 3 banks off prompt corrective action framework। RBI ने 3 और बैंकों को prompt corrective action के बाहर कर दिया है। अब ये 3 बैंक कौन कौन से? इलाहाबाद बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, और तीसरा धनलक्ष्मी बैंक है। ओके, प्राइवेट सेक्टर से धनलक्ष्मी बैंक है। तो इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। इसके पहले भी बैंक्स को हटाया गया था, वो थे बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद अब 3 नए इलाहाबाद, कॉर्पोरेशन और धनलक्ष्मी बैंक्स को PCA के बाहर कर दिया गया है, यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, देखो ये बहुत प्यारी न्यूज़ है। इसमें जो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब देखिएगा आप, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बस ट्रेलर शुरू हुआ है। तो ये आपको पहले तो ये पता चला कि PCA, अब धीरे धीरे देखो। सबसे पहली बात, PCA क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली RBI का मेथोडोलॉजी है कि जब बैंक्स एक थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6% NPA को अगर ब्रीच कर दिया उन्होंने, प्लस उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, पहले सुनते जाओ। तो अगर ऐसे हमने कुछ थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड कुछ सेट किए हैं, जो मतलब रेड लाइट हमने सेट कर दिया है कि अगर भाई आपने इस लाइन को क्रॉस किया, अगर ये लक्ष्मण रेखा आपने क्रॉस कर दी, देन यू विल बी केप्ट इन पीसीए, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आपको डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपका अगर एनपीए बढ़ जाएगा और अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि रिस्क फेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि वो बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए उनको पीसीए के अंदर डाल देते हैं, मतलब कि उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, किसी को फिर लोन नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें की जाती है ना। तो ये होता है पीसीए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मैकेनिज्म है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि ये कार यानी कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मैंने बताया ये क्या है। ओके, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है? बेसिकली ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दैट मेजर्स अ बैंक्स रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी फ्रॉम एक्सेसिव लॉसेस, मतलब कि वो बैंक कितना लॉस बियर कर सकता है, उसके बाद कितने लॉस के बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कितने लॉस के बाद वो बैंकरप्ट हो जाएगा, बेसिकली वो दिखाता है कि उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है। मतलब कि एक रुको मैं रेशियो बता देता हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है बेसिकली, लेट मी शो यू अ फिगर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली होता है कि बैंक्स टोटल कैपिटल माने कि टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन द रिस्क वेटेड एसेट, कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हो, कितना मिनिमम आपके पास होना चाहिए कि आप उतने लॉसेस को बियर कर लो। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है ना कि कितना लॉस आप बियर कर सकते हो, कितना एनपीए आप सह सकते हो, मतलब कितने एनपीए के बाद आप बैंकरप्ट हो जाओगे, ये बताता है अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि मतलब बैंक्स के बाद कितना रिजर्व है, कितना सफिशिएंट कैपिटल है कि दे कैन फेस द रिस्क वेटेड एसेट, कितना वो रिस्क फेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है फॉर्मूला, मैंने बता दिया टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन द रिस्क वेटेड एसेट, मतलब कि कितने रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है ना, जैसे गवर्नमेंट बैंक ने कोई लोन दिया, ठीक है, एग्जाम्पल सुन लो, बैंक ने कोई लोन दिया तो व्हाट दे डू, वो थोड़ा उसको रिस्क असाइन कर देते हैं कि इस लोन को देने में इतना रिस्क है, मतलब इतने % चांसेस हैं कि ये नहीं लौटेगा पैसा, और हर लोन को वो रिस्क वेट करते हैं। तो वही होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की टोटल लोन जो बैंक का कैपिटल है अपॉन द रिस्क वेटेड एसेट। ओके, तो उसको मेजर करते हैं, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आता है कि मतलब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है या नहीं उस रिस्क को बियर करने के लिए, ये बताता है रिस्क कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो इंटरनेशनल है वो 8% की रखी गई है। बेसल 3 जो नॉर्म्स आए थे उसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% की रखी गई थी। ये बड़े मजेदार पॉइंट है, यहां आपको मजा आना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो इंटरनेशनली है वो 8% का रखा गया है, लेकिन इंडिया में 9% रखा गया। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंटरनेशनली 8% बेसल 3 में रखा गया है, इंडिया में 9% रखा गया है। कार इज अ रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंपल डेफिनेशन याद रखना यार, कार यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क, मतलब कितना रिस्क वो बियर कर सकती है, कितना रिस्क वो फेस कर सकती है, उतना कितना सफिशिएंट कैपिटल है उसके पास। तो वो 9% होना चाहिए, मतलब जो रिस्क वेटेड एसेट है उसका एटलीस्ट 9% होना चाहिए उनके पास अलग से, है ना। तो दिस कैपिटल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। अब टीयर 1 कैपिटल है मतलब कि जो बैंक्स की इक्विटी शेयर्स और ये फॉर्म में जो कैपिटल रहती है, जो इक्विटी शेयर्स की कैपिटल रहती है उसको टीयर 1 कैपिटल बोलते हैं। अदर देन दिस इक्विटी शेयर जो कैपिटल है वो टीयर 2 कैपिटल कहलाती है। जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, ये फॉर्मूला आपको दिखाया था मैंने अभी, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन द रिस्क वेटेड एसेट, ये होता है कार। ये फॉर्मूला रट लो। और टीयर 1 कैपिटल अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है टीयर 1 कैपिटल, तो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में जो कैपिटल रहती है उसको बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, अब जो 9% है कार का, उसमें से 7% टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए और रिमेनिंग 2% जो होता है वो टीयर 2 कैपिटल होना चाहिए। इंडिया में नॉर्म्स है, इनको याद रखना। तो हमने पीसीए जान लिया, हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जान लिया, टीयर 1 कैपिटल जान ली, टीयर 2 कैपिटल जान ली, हमने देख लिया कि 9% इंडिया में है, बेसल 3 के अकॉर्डिंग 8% है, और 9% में 7% उनके पास टीयर 1 होना चाहिए और 2% टीयर 2 होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको कोई बताएगा नहीं, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपको अगर आपने रट लिया तो आपको थोड़ा इंपावर्ड फील होगा, है ना। तो बने ना बने लेकिन इंपावर्ड जरूर फील होगा। सो दिस वाज माय अप्रोच एंड आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आगे के स्पोर्ट्स सेशन को अपन ऐसे ही निकाल लेते हैं ना, तो कुछ है नहीं यहाँ पे बेसिकली। अब हम लास्ट पेज में अगर आए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको फिर मिलेगा, फिर मजा आना चाहिए, फिर हंसी आनी चाहिए। गिनैंड्रोमॉर्फ। ओके, गिनैंड्रोमॉर्फ जो आपको बोलना है आप बोल लो, आपको जो प्रोनाउंस करने में इजीली लगे वो आप करो। गाइनैंड्रोमॉर्फ यानी कि गिनैंड्रोमॉर्फ जो भी आप बोलना चाहो,
तो इट इज बेसिकली एक ऐसा फीचर, एक ऐसा ट्रेट जिसमें एक ही व्यक्ति के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पैटर्न्स मिले। ओके, गाइनेंड्रोमॉर्फ कहलाता है। बेसिकली इट बटरफ्लाइज के लिए यूज किया गया है, अभी जो दिख रहा है आपको बटरफ्लाइज के लिए यूज किया गया है। बेसिकली एक ऐसी बटरफ्लाई विद अ कलर एंड पैटर्न दैट आर डिस्टिंक्टली मेल ऑन वन विंग एंड फीमेल ऑन द अदर। यहां बटरफ्लाइज में अगर हम देखें तो एक विंग में आप मेल कैरेक्टर्स को बियर कर रहे हो, दूसरे विंग में आप फीमेल कैरेक्टर्स को बियर कर रहे हो। गाइनेंड्रोमॉर्फ सिर्फ बटरफ्लाइज में नहीं होता, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। ऐसा हर ऑर्गेनिज्म जो बोथ ट्रेट्स को फॉलो करे, मतलब दोनों ट्रेट्स जिसके अंदर रहे, बोथ मेल एंड फीमेल ट्रेट्स, वो गाइनेंड्रोमॉर्फ कहलाता है। इसको गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म अगर आपसे कोई पूछता है तो एक ऐसी फिनोमिनन जिसमें आपके पास दोनों मेल और फीमेल कैरेक्टर्स हों, ट्रेट्स हों। गाइनेंड्रोमॉर्फ यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स हों, वो गाइनेंड्रोमॉर्फ कहलाता है। साइंटिस्टों ने कहा है कि ये नेचुरल होते हैं एंड कुछ थोड़ा बहुत एरर होती है, जेनेटिक एरर उसके कारण हो जाता है। एंड जो ये स्प्लिट सेक्स एनिमल्स होते हैं, स्प्लिट सेक्स मतलब दोनों सेक्स आपके अंदर ही आपके अंदर रहे, मतलब मेल सेक्स भी फीमेल सेक्स भी आपके अंदर दोनों कैरेक्टर्स रहे। ओके, बेसिकली साइंटिस्टों का कहना है कि इन ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करते हैं देन दे कैन ऑफर अस क्लूज व्हाई सम ह्यूमन डिसीजेज स्ट्राइक वन सेक्स मोर देन द अदर। जैसे कुछ बीमारियां देखो आप, हीमोफीलिया और ऐसी ऐसी बीमारियां जो केवल मेल को होती है, फीमेल को नहीं, ऐसे कुछ है, ऐसा है ना। तो कुछ ऐसी डिसीज हैं जो केवल मेल को हो रही है, केवल फीमेल को नहीं हो रही है, या फिर केवल फीमेल को हो रही है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जो घुटने में आपकी प्रॉब्लम रहती है, फीमेल्स को ज़्यादा होती है, मेल्स को कम होती है ना, क्योंकि उनका जो एक हार्मोन रहता है उसके कारण वो रिलेटेड रहता है। और वो मीनोपॉज के बाद जब वो हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद होता है तो उस कारण से वो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें बोन हॉलो हो जाती है। और देखा होगा कि घर में जितनी आपकी जैसे जो माएँ हैं फिर आगे जाके शिकायत करती हैं कि घुटनों में तकलीफ हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें फीमेल में ज़्यादा होती है, मेल्स में नहीं होती। तो ये स्टडी करने के लिए स्प्लिट सेक्स एनिमल्स का यूज किया जा सकता है, गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म का स्टडी किया जा सकता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड यहां पर एक लास्ट में बेयन टेम्पल के बारे में लिखा है, बायन टेम्पल, बेयन टेम्पल, दिस इज द पार्ट ऑफ अंकोरवत कॉम्प्लेक्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न कंबोडिया। तो अंकोरवत टेम्पल अगर आपसे कोई पूछता है अंकोर कहां है, तो कंबोडिया में है, उसके अंदर एक बायन टेम्पल, बेयन टेम्पल भी है, लोकेशन याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।